गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें इकोसिस्टम का एक कंपोनेंट यानी कि बायोटिक कंपोनेंट जो है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है ये इकोसिस्टम के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, देन वी हैव एडाफिक फैक्टर्स, देन वी हैव टोपोग्राफिक फैक्टर्स, okay, and finally we are having the non-living substances. Okay, these are the four different types of abiotic components. First is the climatic factors. Climatic factors यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वो इस चीज़ को अफेक्ट करता है कि उस एरिया का इकोसिस्टम कैसा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग छत्तीसगढ़ को या किसी दूसरे स्टेट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो सब ट्रॉपिकल तरीके का क्लाइमेट है। मतलब ठंड के टाइम पे बहुत ठंड भी पड़ती है, गर्मी के टाइम पे काफ़ी गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी अच्छी होती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ के क्लाइमेट को दूसरे जगह के क्लाइमेट से अगर हम लोग कंपेयर करें, जैसे केरला के क्लाइमेट से हम लोग अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे जो है क्लाइमेट दूसरे तरीके का है। वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, वहाँ पे गर्मी तो उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, हाँ बरसात बहुत होती है वहाँ पे। तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। या यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को अगर हम लोग राजस्थान से या हम लोग हिमाचल के क्लाइमेटिक कंडीशन से कंपेयर करने जाएँ तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेतीली ज़मीन है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती नहीं है वहाँ पे। अगर हम लोग हिमाचल के बारे में बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है लेकिन गर्मी उतनी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हर जगह का क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट होता है और क्लाइमेट जो है ये काफ़ी हद तक इस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है कि किसी जगह का इकोसिस्टम जो है वो कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस का सपोर्ट ना हो तो इकोसिस्टम जो है वो फ्लरिश नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस इकोसिस्टम जो है वो भी चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक फैक्टर्स का मीनिंग क्या है? एडाफिक फैक्टर्स में सॉइल से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि कैसी सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है या सैंडी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। ठीक है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, ठीक है, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, मॉइस्चर उसके अंदर कितना होता है। ठीक है, तो सॉइल कैसी है ये डायरेक्टली इस चीज़ को अफेक्ट करता है कि उस जगह का वेजिटेशन कैसा होगा, किस तरीके के प्लांट्स जो है वो सॉइल सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, अगर सॉइल वेजिटेशन को कंट्रोल करता है, मतलब टाइप ऑफ वेजिटेशन को अगर इन्फ्लुएंस करता है तो वेजिटेशन जो है वो डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे।
ठीक है। तो सॉइल जो है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर मतलब अर्थ का सरफेस कैसा है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, या अर्थ के सरफेस का बिहेवियर कैसा है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, उसको हम लोग कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल वाइज छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया जो है वो काफ़ी हद तक प्लेन एरिया है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बस्तर में जाते हैं तो बस्तर में छोटे छोटे हिल्स और पहाड़ियाँ जो है वो हमको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सिमिलरली रायगढ़ की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ भी हमको छोटे छोटे पहाड़ वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग भिलाई का जो टोपोग्राफी है उसको अगर हम लोग बस्तर से या रायगढ़ से कंपेयर करें तो डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि भिलाई जो है वो पूरा प्लेन एरिया है, ठीक है, और अगर बस्तर को देखें तो वहाँ पे भी पहाड़ है, रायगढ़ को देखें वहाँ पर भी पहाड़ है। अगर हम लोग दूसरे एरिया को देखें जहाँ पे नदी वगैरह है, ठीक है, तो किसी सिटी में अगर नदी है तो वहाँ पे जो है आपको नदी का बेसिन मिलेगा, ठीक है। तो टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं इकोसिस्टम को। कई बार क्या होता है कि कहीं की ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा रेतीली होती है, बहुत पथरीली होती है, उबड़ खाबड़ होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी टोपोग्राफिक फैक्टर्स में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। एंड फाइनली वी आर हैविंग द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, मतलब बेसिकली दीज आर मिनरल्स, ठीक है। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस दे आर बेसिकली मिनरल्स जो कि इकोसिस्टम के अंदर ही रोटेट होते जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर रोटेट होते जाते हैं, और ऑर्गेनिजम्स के अंदर रोटेट होकर सर्कुलेट होकर के वापस जो है ये इकोसिस्टम का ही पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द फूड चेन, ठीक है। अभी तक इकोसिस्टम के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया वो ये बताया कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब ये भी मैंने बताया था कि ये जो इंटरडिपेंडेंसी है ये ज़्यादातर फूड के लिए होती है, ठीक है। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड यानी कि खाने के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है और दूसरे को तीसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है तब एक चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो चेन है ये किस लिए बनती है, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, ठीक है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा हो और दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब तीसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा हो, ठीक है, तो उस केस में जो चेन या जो रिलेशनशिप बनता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उस रिलेशनशिप को या उस चेन को हम लोग कहते हैं फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन में बेसिकली हो क्या रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को और दूसरे को तीसरा ऑर्गेनिज्म जो है कंज्यूम करता है, ठीक है। अब ये जो फूड चेन होता है, ठीक है, इसमें स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेप 1 जो है इस पे कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है, स्टेप 2 पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, फिर स्टेप 3 है, स्टेप 3 के ऊपर फिर कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स बनते हैं, ये स्टेप 1 हुआ, ये स्टेप 2 हुआ और ये स्टेप 3 हुआ, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स जो हैं जो फूड चेन के अंदर बनते हैं, हर स्टेप को, ठीक है, हम लोग एक लेवल मानते हैं, ठीक है, यानी कि फूड चेन में भी लेवल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो लेवल है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ये जो लेवल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो फूड चेन जो होता है, फूड चेन के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और ये जो स्टेप्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है। अब
जनरली फूड चेन के अंदर 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, मतलब लैंड के सरफेस पे अगर कोई फूड चेन ऑपरेट कर रहा है तो उसमें 3 से 4 लेवल्स होते हैं। और अगर पॉन्ड इकोसिस्टम है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में 3-4 ट्रॉफिक लेवल्स, और अगर पॉन्ड इकोसिस्टम है तो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर 5 या 6 ट्रॉफिक लेवल जो है होते हैं, ठीक है। 5 या 6 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो जनरली इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये जो फूड चेन होता है इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से जो है फूड चेन इनिशिएट होता है, ठीक है। फूड चेन जो है सबसे पहले इनिशिएट होता है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाला कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाला जो कोई भी सबसे पहला ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाला यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला कोई जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाला जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। अब प्रोड्यूसर से को कंज्यूम करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे कि प्रोड्यूसर्स में तो हमेशा प्लांट्स ही रहेंगे, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो कोई सा भी हर्बीवोर हो सकता है। अब ये हर्बीवोर इंसेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हर्बीवोर डियर जैसा कोई बड़ा एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, कोई ना कोई सा हर्बीवोर हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो क्या होगा, किसी भी तरीके का कार्निवोर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइमरी कार्निवोर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि फूड चेन के अंदर सबसे पहला कार्निवोर यहीं पर आएगा। फूड चेन के अंदर सबसे पहले कार्निवोर जो है वो यहीं पर एंटर करेगा, इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी कार्निवोर भी बोलेंगे। अब ये जो प्राइमरी कार्निवोर है इसको कंज्यूम करने वाला कोई सेकेंडरी कार्निवोर भी होगा, ठीक है। इसको कंज्यूम करने वाला कोई सेकेंडरी कार्निवोर भी होगा जिसको कि हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी कार्निवोर, और टर्शियरी कंज्यूमर में क्या आ जाएगा आपका, सेकेंडरी कार्निवोर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग 3 तरीके के एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर प्रोड्यूसर्स में प्लांट है, ठीक है, तो हम लोग 3 इकोसिस्टम्स जो हैं उसको अगर हम लोग देख ले, एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम देख लेते हैं, एक लैंड का इकोसिस्टम और एक पॉन्ड का इकोसिस्टम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आ जाएंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे ट्रीज लिख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा इकोसिस्टम है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगे, दूसरे प्लांट्स हो जाएंगे, ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इनको कंज्यूम करेगा प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, फॉर एग्जांपल डियर कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब डियर को कौन कंज्यूम करेगा, डियर को
आइदर लायन या टाइगर या पैंथर या जैगुआर, इस तरीके का कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म, बड़ा जो एनिमल है वो कंज्यूम करेगा, तो हम लोग इसको लिख देते हैं टाइगर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का फूड चेन हो गया। ट्रीज आएंगे सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर में, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा डियर और सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा टाइगर। ठीक है, अब ये एक चीज़ यहाँ देखने की है कि कई इकोसिस्टम्स में टर्शियरी कंज्यूमर आएंगे और कई इकोसिस्टम में टर्शियरी कंज्यूमर नहीं भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर देखें कि फूड चेन कैसा बनेगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखें तो प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग ग्रास मान के चलें। ठीक है, ग्रास, ठीक है, ग्रास को मान लेते हैं कंज्यूम करेगा ग्रास हॉपर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा जो कि हर्बीवोर है। ठीक है, ग्रास हॉपर को कंज्यूम करेगा फ्रॉग जो कि क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, इसके बाद फ्रॉग को कंज्यूम करेगा स्नेक, ठीक है, जो कि टर्शियरी कंज्यूमर है, और स्नेक को कंज्यूम करेगा हॉक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ के इकोसिस्टम में ये जो फूड चेन है, ठीक है, इस फूड चेन के अंदर देख रहे हो आप लोग कि कितने ट्रॉफिक लेवल्स है, 1 2 3 4 5, तो ट्रॉफिक लेवल 5 तक हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एक और इकोसिस्टम देखें, हम लोग देखते हैं पॉन्ड का इकोसिस्टम। तो पॉन्ड के इकोसिस्टम में अगर हम लोग देखें तो पॉन्ड में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसके बाद इनको जो है फिर कोई छोटे और फिशेस जो है या छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर। लार्ज फिश जो है वो स्मॉल फिश को कंज्यूम करके बन जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और लार्ज फिश जो है उसको कौन कंज्यूम करेगा, उसको जो है डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो कंज्यूम करते हैं। तो लार्ज फिशेस को कंज्यूम करेंगे बर्ड्स, तो ये क्या हो जाएंगे, टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरीके से अलग अलग इकोसिस्टम जो है उसमें अलग अलग जो फूड चेन है वो ऑपरेट करता है, और हर इकोसिस्टम का जो फूड चेन होता है उसमें जो ट्रॉफिक लेवल्स है वो क्या हो सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T1, T2, T3, T4, उसके बाद ट्रॉफिक लेवल जो है T5 और T6 तक भी जा सकता है। ठीक है, जनरली T5 में भी आपको कई बार क्या होता है कि बड़े एनिमल्स की जगह जनरली डीकम्पोजर्स जो हैं वही दिखते हैं। ठीक है, लेकिन डीकम्पोजर्स जो हैं उनको हम लोग ट्रॉफिक लेवल में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जितने भी ये ट्रॉफिक लेवल्स आपको दिख रहे हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पे डीकम्पोजर्स जो है प्रेजेंट रहते हैं और हर ट्रॉफिक लेवल पे अपना काम जो है करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए जनरली क्या किया जाता है कि डीकम्पोजर्स को अलग से किसी ट्रॉफिक लेवल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज मैं आप लोगों का क्लास कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो नए टॉपिक्स हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के और जो फूड वेब का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अंटिल देन आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।